दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। आखिर क्या कारण है कि अनुशासित माने जाने वाली बीजेपी में और बीजेपी के एक राज्य में खुलेआम बगावत हो रही है। एमएलए सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ लगातार बयानबाजी दे रहे हैं। बल्कि एक एमएलए ने तो यहाँ तक कहा कि क्या राज्य सरकार या मुख्यमंत्री जो हैं वो केंद्र को पैसे भेजते हैं, उसके बाद भी बीजेपी हाईकमान उन जो असंतुष्ट विधायकों हैं, जो विधायक हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहा। तो कर्नाटक की राजनीति में क्यों मची है खलबली और क्यों बीजेपी हाईकमान वो जो असंतुष्ट हैं, जो डिसिडेंट कैंप के एमएलए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहता? क्यों तमाम जो एमएलए हैं, ढेर सारे जो एमएलए ये मांग करते रहे कि येदियुरप्पा को हटाया जाए, उसके बाद भी बीजेपी हाईकमान के सामने ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, या फिर क्या विवशता है जिसके कारण बीजेपी हाईकमान येदियुरप्पा को हटा नहीं पा रहा? तो प्योर पॉलिटिक्स में बात कर्नाटक की शुरुआत करते हैं, क्योंकि कर्नाटक की राजनीति की हम इसलिए बात कर रहे हैं कि इस समय बीजेपी के जो प्रभारी हैं कर्नाटक के, अरुण सिंह महासचिव हैं, वो कर्नाटक के 3 दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने पहले दिन विधायकों से मुलाकात की, मंत्रियों से मुलाकात की। दूसरे दिन उन्होंने उन विधायकों से मुलाकात की जो असंतुष्ट हैं और जिन लोगों ने टाइम मांगा था अरुण सिंह से। और तीसरे दिन उन्होंने कोर कमेटी जो बीजेपी की है कर्नाटक की, उसको संबोधित किया। लेकिन जब वो मुलाकात कर रहे थे तो उन विधायकों ने मुलाकात के बाद बाहर आकर खुलेआम बीजेपी हाईकमान और ख़ास करके येदियुरप्पा के खिलाफ आरोप लगाए। एक विधायक जो अरविंद हैं, जो कि बगावत का झंडा बुलंद किया हुआ है, उन्होंने आरोप लगाया कि उनके फ़ोन टैप किए जा रहे हैं। दूसरे विधायक जो कि योगेश्वरा, जो कि दिल्ली तक आए थे थोड़े दिन पहले अपने कंप्लेन को लेकर, उन्होंने तो ये कहा कि क्या जो बीजेपी हाईकमान है, दिल्ली का हाईकमान, उसको येदियुरप्पा पैसे भेजते हैं, जिसके कारण बीजेपी हाईकमान येदियुरप्पा को नहीं हटाना चाहता। तो खुलेआम जिसको कहते हैं कि बगावत और असंतोष और खुलेआम स्टेट यूनिट और ख़ास करके येदियुरप्पा और सेंट्रल यूनिट के खिलाफ कुछ विधायकों ने बीड़ा उठाया हुआ है बगावत का। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी हाईकमान उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा है। बीजेपी के इतिहास में ऐसा कम होता है कि आप पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर बोलें, मुख्यमंत्री के खिलाफ जाकर बोलें और उसके बाद भी पार्टी हाईकमान उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर रहा। तो सवाल यह है कि क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अगर असंतोष है और जो बार बार एमएलए वहाँ पे इसकी मांग करते रहे हैं दिल्ली आकर, और जब भी बीजेपी हाईकमान वहाँ पे जाती है, और जिस तरह से बीजेपी हाईकमान ने भी येदियुरप्पा को फ्री हैंड नहीं दे रखा है, कैबिनेट रिशफल की बात हो या फिर जब पिछला कैबिनेट रिशफल था तो उसमें काफ़ी महीनों तक, तकरीबन 9 महीनों तक येदियुरप्पा को इंतज़ार करना पड़ा कैबिनेट रिशफल करने के लिए। बार बार वो अपनी लिस्ट लेकर आते थे, दिल्ली उस पर चुप बैठ जाता था, फिर वो लिस्ट लेकर आते थे, दिल्ली तब भी उसको फ्री हैंड नहीं देता था, हरी झंडी नहीं देता था, और एक लंबे अंतराल के बाद उन्हें कैबिनेट एक्सपेंशन की अनुमति मिली। राज्यसभा का जो इलेक्शन हुआ उसमें येदियुरप्पा की जो पसंद थी, उसकी पसंद से उलट जाकर केंद्रीय हाईकमान ने कैंडिडेट का सिलेक्शन किया। तो आखिर येदियुरप्पा को फ्री हैंड नहीं देने के बाद भी येदियुरप्पा को क्यों नहीं हटाना चाहता बीजेपी हाईकमान? और असंतोष, बीजेपी असंतोष जो है, जो एमएलए का असंतोष है, उसको भी खत्म नहीं करना चाहता हाईकमान। तो एक बड़ी सी विचित्र सी स्थिति कर्नाटक में बीजेपी हाईकमान ने बना रखी है। सबसे पहले सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर जो डिसिडेंट एमएलए हैं वो कौन से लोग हैं और उनके खिलाफ बीजेपी हाईकमान क्यों नहीं कार्रवाई करना चाहता। जो इस समय डिसिडेंट एक्टिविटी को अमली जामा या उस मुहिम को लेड कर रहे हैं वो 3, 4, 5 एमएलए हैं। उनकी संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि अगर मुहिम को समर्थन मिलेगा तो उनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी। फिलहाल जो जेडीएस से बीजेपी में आए थे जब सरकार बननी थी और जिसमें टूट हुआ था, 17 एमएलए आए थे, उसमें से एक एमएलए हैं जो कि योगेश्वरा इस मुहिम का नेतृत्व कर रहे हैं। दूसरे जो विधायक हैं जो कि पहले वाजपेयी सरकार में मंत्री भी थे, सांसद भी थे, वो लगातार पिछले 1.5 साल से येदियुरप्पा के खिलाफ बोलते रहे हैं कि येदियुरप्पा को हटाया जाना चाहिए, येदियुरप्पा करप्शन में लिप्त हैं, उनकी फैमिली जो करप्ट फैमिली है, और किस तरह से एमएलए के एडमिनिस्ट्रेशन में और किस तरह से जो सरकार की बुनियादी ढांचाओं के लिए योजना होती है, जो स्कीम्स होती हैं, उसमें जो उनके छोटे बेटे हैं उनका दखल होता है। तीसरे चौथे जो एमएलए हैं
वो जिस तरह के अरविंद जिनका नाम लिया, जिन्होंने ये मांग की कि जिन्होंने ये बात उठाई कि उनका फ़ोन टैप किया जा रहा है, तो ऐसे कई सारे एमएलए, असंतुष्ट एमएलए हैं जो कि येदियुरप्पा के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। लेकिन बीजेपी हाईकमान उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा है। करीब 1.5-2 सालों से ये बयानबाजी चल रही है, लेकिन बीजेपी हाईकमान एक तरह से चुप बैठा है। एक सिर्फ एमएलए उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, अनुशासनात्मक नोटिस भेजा गया था। तो आखिर क्यों नहीं एक्शन लेना चाहता बीजेपी हाईकमान? पहला कारण तो ये है कि जो कर्नाटक असेंबली का स्ट्रेंथ है वो काफ़ी थिनर लाइन पे है कि बीजेपी ने जो 17 एमएलए जेडीएस और जो कांग्रेस के टूटे थे उसके बाद जो मेजॉरिटी मिली है, तो उसमें एक थिन लाइन है कि अगर बीजेपी हाईकमान कुछ एमएलए के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करता है और जिस तरह से कर्नाटक की पॉलिटिक्स है, मनी बैक की पॉलिटिक्स, तो उसमें सरकार की स्थिरता को खतरा हो सकता है और वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट मिलकर फिर से कांग्रेस और जेडीएस के पास जाकर एक असंतोष और फिर सरकार गिराने की जो कार्रवाई है उसको अमली जामा पहना सकते हैं। दूसरा जो उससे बड़ा कारण है, जो येदियुरप्पा कैंप को लगता है कि बीएल संतोष, जो कि पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी हैं, कर्नाटक से आते हैं और दिल्ली में पूरे राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व करते हैं, वो कहीं ना कहीं इस असंतुष्ट जो खेमा है, जो डिसिडेंट खेमा है, जो येदियुरप्पा से नाराज है और बार बार दिल्ली आकर उन्हें हटाने की मांग करता है, उसके पीछे उनका हाथ है। एक ज़माना था जब येदियुरप्पा और अनंत कुमार में ठनी रहती थी और अनंत कुमार उस समय एक हाई प्रोफाइल नेता दिल्ली में, चूँकि लाल कृष्ण आडवाणी के काफ़ी करीबी होते थे और इसलिए वो येदियुरप्पा के खिलाफ इस तरह की असंतुष्ट जो गतिविधियां हैं उसको संचालित करते थे। और यही कारण था कि 2012 में येदियुरप्पा को पार्टी से अलग होकर बीजेपी से अलग होना पड़ा और उन्होंने एक क्षेत्रीय दल बनाया था। अब येदियुरप्पा कैंप को लगता है कि वो जो असंतुष्ट खेमे का नेतृत्व जो है वो बीएल संतोष कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारे जो डिसिडेंट एमएलए हैं वो पार्टी विरोधी एक्टिविटी में शामिल होने के बाद भी, बयानबाजी करने के बाद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो पहला कारण तो आपको समझ में आया कि क्यों असंतुष्ट खेमा वहाँ पे बना हुआ है और क्यों बीजेपी हाईकमान भी एक तरह से उसको पश्चात देता रहा है, उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करता रहा है ताकि येदियुरप्पा को एक तरह से न्यूट्रलाइज किया जा सके, उन्हें कमज़ोर किया जा सके। और आगे आने वाली स्थितियों में 2023 में इलेक्शन है, उससे पहले जब नेतृत्व परिवर्तन होगा तो जो असंतुष्ट खेमा का है, और उसमें ये भी कहा जाता है कि बीएल संतोष खुद भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बने तो कहीं ना कहीं अपने पसंद के चेहरे को वहाँ पे येदियुरप्पा की जगह मुख्यमंत्री बनाया जा सके। अब दूसरे कारण जो महत्वपूर्ण है कि इन सब तमाम डिसिडेंट एक्टिविटी के बाद भी आला कमान की एक तरह से कहीं ना कहीं कर्नाटक पे नज़र होने के बाद भी बीजेपी हाईकमान येदियुरप्पा को हटाना क्यों नहीं चाहता? क्योंकि इतने सारे डिसिडेंट एक्टिविटी किसी भी राज्य में खुलेआम बयानबाजी, खुलेआम दिल्ली आकर आलाकमान से येदियुरप्पा की शिकायत करना, उसके बाद भी येदियुरप्पा को बीजेपी हाईकमान ने हटाया नहीं है और ये कोई संकेत भी नहीं बीजेपी हाईकमान की तरफ से है कि येदियुरप्पा को हटाया जाएगा। तो आखिर बीजेपी हाईकमान की विवशता क्या है, क्या है लाचारगी? उसकी सबसे बड़ी वजह है येदियुरप्पा का जो स्ट्रेंथ है। येदियुरप्पा कर्नाटक में साउथ में पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे बीजेपी की सरकार है और येदियुरप्पा वहाँ के सबसे बड़े मास लीडर हैं। जो लिंगायत समुदाय है, 17% का जो लिंगायत वोट बैंक है, येदियुरप्पा उसके सबसे बड़े अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं। और कर्नाटक में बीजेपी की जड़ें जमाने में येदियुरप्पा और अनंत कुमार का सबसे बड़ा योगदान था और खास करके येदियुरप्पा का कि वो कर्नाटक एक बड़े मास लीडर लिंगायत समुदाय के माने जाते हैं और इसलिए जाइंट लीडर को पहली बार कर्नाटक में बीजेपी की सरकार लाने का सबसे बड़ा श्रेय येदियुरप्पा को जाता है। लेकिन बाद में जब अनंत कुमार ने एक तरह से कोशिश की येदियुरप्पा को कटुसाइज करने की, उसके बाद येदियुरप्पा नाराज होकर पार्टी से अलग हो गए और बीजेपी ने वहाँ पे कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। सदानंद गौड़ा को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद जगदीश शेट्टर को बनाया, लेकिन येदियुरप्पा के नाराज होकर पार्टी से अलग होने के बाद येदियुरप्पा ने जो पार्टी बनाई उसमें येदियुरप्पा का सबसे बड़ा टारगेट था कि अगले असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को हराना। 2013 का जो असेंबली इलेक्शन था जिसमें येदियुरप्पा की पार्टी अलग लड़ी और बीजेपी अलग लड़ी, येदियुरप्पा जीत तो नहीं पाए लेकिन बीजेपी को हराने में उनका सबसे बड़ा योगदान था और यही कारण था कि उसके बाद वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बन गई, बीजेपी की सरकार से बाहर हो गई। जब नरेंद्र मोदी दिल्ली आने की तैयारी कर रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्हें पता था कि येदियुरप्पा की ताकत क्या है। येदियुरप्पा ही वैसे शख्स हैं जो कर्नाटक में लोकसभा की सीटें बीजेपी के लिए निकाल सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने येदियुरप्पा को मनाया और पार्टी में उन्होंने उनकी वापसी की।
और उसके बाद जो अगला चुनाव हुआ तो उस चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हालांकि 5-6 सीटें सत्ता से जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है बहुमत के लिए उससे येदियुरप्पा पीछे रह गए थे, लेकिन बीजेपी सबसे बड़े सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी और उसके बाद फिर जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई गई। तो बीजेपी हाईकमान ये जानता है कि अगर लिंगायत समुदाय के इस सबसे बड़े नेता को डिस्टर्ब किया गया तो लिंगायत जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से खिसक सकता है। बीजेपी ये जोखिम इस समय नहीं उठाना चाहती क्योंकि विधानसभा चुनाव में अभी भी 2 साल का वक्त है और बीजेपी हाईकमान को ये भी लगता है कि एक ऑप्शन जो उनके पास है कि विधानसभा चुनाव में वो येदियुरप्पा को तब तक मुख्यमंत्री बनाए रखें और उसके बाद एक कलेक्टिव लीडरशिप में विधानसभा चुनाव में उतरा जाए जिसमें येदियुरप्पा पूरी मन से तन से कैंपेन करें और उसके बाद सत्ता का हस्तांतरण हो। क्योंकि अगर उससे पहले येदियुरप्पा को हटाया गया और येदियुरप्पा की सहमति के बिना उन्हें रिप्लेस किया गया तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए न केवल सरकार बचाना मुश्किल होगा बल्कि 2023 का विधानसभा चुनाव निकालना तो बेहद मुश्किल होगा। तो इसलिए येदियुरप्पा की जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो लिंगायत समुदाय के ऊपर पकड़ है, उसके कारण बीजेपी हाईकमान चाहते हुए भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। क्योंकि कर्नाटक की राजनीति में लिंगायत समुदाय और वोकलिंगा समुदाय में बीजेपी की उतनी पकड़ नहीं है क्योंकि डी शिवकुमार खुद वोकलिंगा समुदाय से आते हैं और इसके अलावा जेडीएस जो कि देवगौड़ा और उनकी जो कुमारस्वामी हैं वो उस कम्युनिटी पे अच्छी पकड़ रखते हैं। तो इसलिए बीजेपी जो 17% का वोट बैंक है, जो कास्ट है, उसको नाराज़ नहीं करना चाहती। तो इसलिए बीजेपी के सामने एक तरह से कुआं और खाई वाली कहावत है कि वो येदियुरप्पा को नाराज़ भी नहीं कर सकती और सत्ता भी नहीं गंवाना चाहती और अगले चुनाव में आना भी चाहती है। तो इसलिए वो डिसिडेंट की तमाम डिसिडेंसी के बाद भी येदियुरप्पा को हटाने में नाकाम है या येदियुरप्पा को एक सेफ एग्जिट देने के पक्ष में है और वो समय बीजेपी निर्धारित करना चाहती है, खास करके उस पूरे अर्थमेटिक और कास्ट कैलकुलेशन और येदियुरप्पा की सहमति से, जिसमें एक बड़ा रोल उनके छोटे बेटे विजेंद्रन का भी होगा क्योंकि विजेंद्रा जो है वो येदियुरप्पा की एक तरह से वारिस माने जाते हैं और पार्टी ने 2018 के विधानसभा चुनाव में चूँकि जब ये बात उठी कि एक तरह से डायनेस्टी पॉलिटिक्स को बढ़ावा देंगे येदियुरप्पा और पार्टी में इस पे ढेर सारे लोगों ने शिकायतें की, तो इसलिए उनके बेटे को विधानसभा का टिकट नहीं दिया गया, लेकिन बाद में उन्हें पार्टी में संगठन में वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। तो इस तरह से पार्टी येदियुरप्पा की नाराज़गी को न मोल देते हुए एक ऑप्शन पे विचार करेगी और वो ऑप्शन 2023 के पहले होगा, न कि इस समय जिसमें कि येदियुरप्पा को नाराज़ किए बिना वहाँ पे कर्नाटक में बीजेपी अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको बनाए रखे। शंकर अनिमेश, द प्रिंट।